आगे बाष्पन। क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब अच्छी तरह हिलाइए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हो? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो अब देखिए बीकर में क्या बचता है। तो इस तरीके का क्रियाकलाप आपको भी करना है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो ये क्रियाकलाप आपको अपनी प्रयोग पोथी में लिखना है। चलिए, तो क्या होगा? नमक नीचे की ओर चिपक जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए बाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके बाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहलाता है। जहाँ पर जल होता है, बाष्पन प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ जाता है? समुद्र में जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों को एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र में जल के बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पन धीरे धीरे बाष्प में बदल जाते हैं। कुछ समय बाद सारा जल बाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे रह जाते। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करने साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से नमक प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको दर्शाया गया है समुद्र से नमक प्राप्त करना। तो नीचे की ओर जम जाता है नमक, तो हम इस तरीके से प्राप्त करते हैं। पृथक्करण की एक ऐसी अधिक विधियां का उपयोग। हमने पदार्थों के पृथक करने के कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव को पृथक करने केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग आवश्यकता होती है, मतलब हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हैं। चलिए क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 हमें यहाँ पे बताया गया है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले देखा कि हस्तचयन की विधि में पृथक में व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए और इसमें से कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय तक के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ गई है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्तारित द्वारा में क्या है? क्या आप सोच सकते हैं जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रित था। अब इस निस्तारित द्वारा द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती हुई आपको दिखाई देती है? हाँ, हमें केतली की टोटी से भाप निकलती हुई दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से बाष्पन तथा संघनन। आइए एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट की केतली टोटी से ढक दीजिए। ऊपर पकड़िए जैसे कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। क्या आप देखते केतली के सारे जल को बाष्प में बदल देती है? हाँ, पूरे जल को बाष्प में बदल देती है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई तो प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाता है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। जल बाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब देखिए, जब भाप बर्फ की ठंडी हो गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित द्रव्य बन जाती है ना। बर्फ ठंडी होकर पानी हो जाता है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे की ओर संघनित होता है। उसी तरीके से तो ये क्या होता है, जल बाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, तो वो उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे। क्या आप कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर उबाला गया हो उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदें देखा है? हाँ, हमने देखा है। जब सारा जल
वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रक्रिया हमने नमक, रेत तथा जल निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। चलिए, पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उसको कहाँ से त्रुटि हुई होगी। चलिए आगे। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्ययन 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। चलिए, क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा थोड़ा सा जल की आवश्यकता है। आधा कप जल भरिए, उड़ेल लीजिए, 1 चम्मच नमक में डाल दीजिए, विलोडित कीजिए जब तक यह पूरी तरीके से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, भली भांति विलोडित कीजिए और इस 1 चम्मच नमक कर विलोडित करते जाइए। कुछ चम्मच भर कर मिलाने के बाद क्या आप पाते कुछ अविलय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। तो बीकर की तली में जब वो बैठ जाता है, यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुला। यह विलयन संतृप्त विलयन कहा जाएगा। यह एक संकेत है, यह बता सकता है कि समय संभव क्या गलत हुआ है जब पहली ने रेत में इस तरीके से मिलाया होगा। अधिक मात्रा में नमक की पुनः प्राप्ति प्रयास किया। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलय बनाने में आवश्यक मात्रा बहुत अधिक होती है। अविलय नमक रेत के साथ मिल जाता है, जिससे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करने अपनी समस्या का हल कर सकती है। किस तरीके से अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके वो अपनी समस्या का हल कर सकती है। जिस तरीके से जितना नमक लिया गया, उसी प्रकार से हमें उसकी उतनी अधिक पानी की भी आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलकर पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलय बनाने में पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। आइए हम पहली की सहायता से प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल भरिए, उसके साथ तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और नमक न घुल जाए। इस प्रकार हमें नमक जल में संतृप्त विलयन प्राप्त करवा सकता है। अब इस संतृप्त विलय की कम मात्रा में नमक मिलाइए, इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं बीकर की तली में नमक का क्या हुआ। क्या अब यह घुल गया। यदि हाँ, तो क्या इस विलय को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसे गर्म करेंगे तो हम इस पर और अधिक नमक घोलने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए आगे। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में पुनः बैठ जाता है। यह क्रियाकलाप सूचता है कि गर्म करने पर नमक की अत्यधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थ की समान मात्रा घुलती है। आइए पता लगाएं। अब क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक को आधा कप पानी से भर लीजिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। अब आपको क्या करना है, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाना है। तब तक विलोडित कीजिए जब तक वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है को सारणी 5.2 में दर्शाइए। तो हमको 5.2 में उस सारणी को दर्शाना है। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा जा सकता है। सारणी 5.3
आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया जल विभिन्न पदार्थ में भिन्न भिन्न मात्रा से घोला जा सकता है? चलिए, हमने पदार्थों को पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की और इस अध्ययन में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में भी करते हैं। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों के द्रव में घोलने से विलयन बताता है। यदि विलयन में आप पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। तो अगर इसमें विलयन न घुल सके, जिस तरीके से हमने सारे पदार्थों के बारे में देख लिया, द्रव में घुलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में पदार्थ न घुल सके तो वो संतृप्त विलयन ही कहलाएगा। अब यहाँ पर आता है अभ्यास। तो अभ्यास में ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं ये आपको लिखने हैं। चलिए, आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।